नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, इलाहाबाद कैंपस कोचिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग आगामी या आने वाले आरओ एआरओ और पीसीएस प्रीलिम्स 2025 एग्जाम के लिए डे बाय डे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो उसी की श्रेणी में आज भी हम लोग लेके आए हैं इस करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। क्या कुछ खास है उसके बारे में पढ़ते हैं, क्या इसके विशेष तथ्य है। ध्यान रखिएगा, 20 से 25 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो उसको हम लोग एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए, इसलिए डे बाय डे पर डे अपडेट करते हैं। तो देर ना करते हुए चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन भारत में कहाँ पे होगा? ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन ए रखा है नई दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद और जयपुर। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अहमदाबाद। पहले इसका जो आयोजन हो रहा था, पहले इसका आयोजन जो हो रहा था वो हो रहा था गुजरात के गांधीनगर में। कहाँ पे हो रहा था? गांधीनगर में। लेकिन बेहतर सुविधा की वजह से इसे अहमदाबाद शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, तो देखते हैं क्या इसके बारे में विशेष कुछ तथ्य है, महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है। ठीक है, मूल रूप से टूर्नामेंट गांधीनगर में होना था, लेकिन बेहतर सुविधाओं के कारण इसे कहां पे शिफ्ट कर दिया गया? गुजरात के अहमदाबाद में शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन ने 28 मई 2025 को यह पुष्टि की है कि एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप है ना 1 से 10 अप्रैल 2026 तक है ना ये हो चुका है। ठीक है, अहमदाबाद में आयोजित किया गया है। और भारत ने 44 साल बाद एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप की मेजबानी किया है। और भारत ने आखिरी बार कब मेजबानी किया था? 1982 में। और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो नई दिल्ली में हुआ था। जो एशियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन है, इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन, वो इसका आयोजन करा रही है। और इसके अध्यक्ष कौन है? इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के तो सहदेव यादव हैं इसके अध्यक्ष। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना 1935 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये इसका मेन काम क्या होता है? ठीक है, इसका कार्य क्या होता है? भारत में भारोत्तोलन यानी वेटलिफ्टिंग को बढ़ावा देना और उसका संचालन करना। अगला क्वेश्चन है, गैर स्वशासी क्षेत्रों के लोगों के साथ एकजुटता का अंतरराष्ट्रीय सप्ताह कब मनाया गया? ठीक है, तो ये अंतरराष्ट्रीय सप्ताह कब मनाया जाता है या कब मनाया गया है? अभी ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसमें ऑप्शन में है 19 से 26 मई के बीच, 22 मई से 28 मई के बीच, 25 मई से 31 मई के बीच और 25 मई से 31 जून के बीच। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? 25 मई से 31 मई के बीच अभी इसका आयोजन किया जा चुका है। क्या इसके बारे में महत्वपूर्ण है? इस दिवस को किसने घोषित किया था? तो यह दिवस मनाने के लिए किसने? संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया था। ठीक है, किसने? संयुक्त राष्ट्र ने, यूएन ने। और यह सप्ताह कब मनाया गया? 25 मई से 31 मई के बीच मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र का ये किया गैर स्वशासी क्षेत्रों के ऐसे स्थान के रूप में परिभाषित करता है, ठीक है, जहां लोगों ने अभी तक पूर्ण स्वशासन हासिल नहीं किया है। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल के इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो आईपीएल के इतिहास में 300 छक्का लगाने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन बना है ना? ऑप्शन है विराट कोहली, रोहित शर्मा, एमएस धोनी, सूर्य कुमार यादव। कौन है? अगर इसका आंसर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट करते चलिए। ठीक है, कौन बना है? ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जो है आईपीएल के इतिहास में 300 से ज्यादा 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं। कौन बना है? रोहित शर्मा।
तो महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, रोहित शर्मा अभी 30 मई को 2025 में गुजरात टाइटंस है ना टीजी को के खिलाफ लेमिनेटर मैच में 300वां छक्का यानी आईपीएल में लगाकर इतिहास रचा है। ऐसा करने वाले वह दुनिया के दूसरे बल्लेबाज और भारत के पहले बल्लेबाज बन चुके हैं। आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्का किसने लगाया है, 6। ध्यान रखिएगा, ये क्रिस गेल हैं। क्रिस गेल जो है इन्होंने 357 छक्के लगाए हैं, कितने, 142 मैच में, 142 मैच में। जबकि वहीं रोहित शर्मा इन्होंने 300 छक्के लगाए हैं, कितना, 251 प्लस पे है ना मैच पे। और विराट कोहली 291, ठीक है, छक्के लगाए हैं, कितने पे, 250 से अधिक पे। और एमएस धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, ये भी 250 मैच पे 264 बनाए हैं, छक्के लगाए हैं। जबकि एबी विलियर्ड्स ये 251 छक्के लगाए हैं और 184 रन पे। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि आईपीएल के इतिहास में जो हमारे रोहित शर्मा है वो दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं और भारत के पहले बल्लेबाज बन गए। आईपीएल सीजन में कुछ और फैक्ट हैं। आईपीएल सीजन में ऑरेंज कैंप विजेता किसको नियुक्त किया गया है, तो ध्यान रखिएगा, ये है साई सुदर्शन। गुजरात टाइटंस की तरफ से खेल रहे थे साई सुदर्शन, ठीक है। इन्हें ऑरेंज कप कैंप विजेता घोषित किया गया है। ऑरेंज कैंप यह वह अवार्ड होता है जो पूरे आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज को दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले जो बल्लेबाज है वो कौन है, साई सुदर्शन है। क्वेश्चन पूछे कि आईपीएल 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है, तो वो साई सुदर्शन है। वो कि इंडिया के हैं, कहां से, किस टीम से खेल रहे थे, गुजरात टाइटंस से खेल रहे थे। साई सुदर्शन ने आईपीएल में सबसे ज्यादा रन, कितना रन बनाया है इन्होंने, 759 रन बनाए हैं। कितने बनाए हैं, 759 रन बना है। ये गुजरात टाइटन की ओर से खेल रहे थे साई सुदर्शन। अब आईपीएल में ऑरेंज कप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन, 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, ठीक है। भारत का पहला राज्य कौन बना है, ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो ध्यान रखिएगा, केरल शिक्षा में सबसे ज्यादा आगे है, तो इसलिए केरल ही एआई को लॉन्च कर सकता है, रोबोटिक शिक्षा। तो केरल इसका राइट आंसर होगा। क्या इसमें कुछ विशेष तथ्य हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसके बारे में देखते हैं। केरल ने अग्रणी पहल के तहत आगामी शैक्षणिक 2 जून से कक्षा 10 के लिए के सभी लगभग कक्षा 10 में जितने स्टूडेंट हैं 4.3 लाख स्टूडेंट के लिए रोबोटिक शिक्षा अनिवार्य कर दिया है। ऐसा करने वाले केरल है ना, ऐसा करने वाला केरल भारत का पहला राज्य बन गया है, ठीक है, पहला राज्य बन गया है। कौन सा, रोबोटिक शिक्षा लागू करने वाला, ठीक है। किताब में रोबोटिक्स जोड़ा गया है, क्या जोड़ा गया है, 10वीं कक्षा की आईसीटी किताब में रोबोटिक्स जोड़ने से स्टूडेंट को फायदा होगा। खासकर पहले भाग के 6वें अध्याय में है ना, रोबोट्स की दुनिया, एक नया चैप्टर ऐड किया गया, रोबोट्स की दुनिया। इसके जरिए जो स्टूडेंट होंगे क्या करेंगे, रोबोटिक्स की बुनियाद की बातें को और उनकी गतिविधियों को, ठीक है, के साथ सीख सकेंगे। इसके अलावा भी वो क्या कर सकते हैं कि रोबोटिक शिक्षा में क्या क्या शामिल किया गया है, तो ध्यान रखिएगा, काइट के सीईओ और आईटीसी जो इनका पाठ्यक्रम जोड़ा गया है और उसके अध्यक्ष अनवर सदास ने बताया है कि इसमें कई सारे रोचक तथ्य शामिल किए गए हैं। अब वो कौन कौन से, जैसे बच्चों को कहें तो सर्किट बनाना, ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करना, ये सभी चीजें शामिल हैं। तो ये सर्किट बनाना, सेंसर बनाना और एक्ट्यूएटर्स का इस्तेमाल करना, इसके अलावा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की मदद से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को कंट्रोल करना, तो ये सारी चीजें शामिल है। सर्किट भी बना सकता है बच्चा, सेंसर प्रोग्रामिंग या सेंसर एक्ट्यूएटर्स के माध्यम से है ना, या उसको इस्तेमाल कर सकता है, या इलेक्ट्रिक बना सकता है, या इलेक्ट्रिक उपकरणों को कंट्रोल कर सकता है। ये सभी चीजें शामिल है।
काइट केरल सरकार के सामान्य शिक्षा विभाग की एक तकनीकी की शाखा है और इस सिलेबस को सही तरीके से लागू करने के लिए काइट ने राज्य के हाई स्कूल में लगभग 29,000 रोबोटिक किट पहले ही बांट चुका है। बच्चे रोबोटिक और एआई का प्रयोग करके सीखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, आजकल एआई का जमाना है और सब लोग एआई से जुड़े हुए हैं और जुड़ना भी चाहिए। नई नई टेक्नोलॉजी बताता है, कठिन से कठिन चीजों को आसान बनाता है। इसकी पहली गतिविधि में स्टूडेंट एक ऐसा सैनिटाइजर मशीन बनाएंगे जो हाथ को पास लाते ही अपने आप वॉश कर देगा या अपने आप चलने लगेंगे। यह पूरा रोबोटिक कोर्स इसलिए बनाया गया है ताकि छात्र नई तकनीकी सीख कर अपने जिंदगी की समस्याओं को हल कर सके। बहुत अच्छी पहल है केरल सरकार का। हम तो उत्तर प्रदेश सरकार से भी ये अनुमोदन करना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार भी ऐसे कुछ तकनीक को उत्तर प्रदेश में ले आए, जैसे हमारे यहाँ के भी विद्यार्थी इसका पूरा फायदा उठा सके। केरल की बात करें तो केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम है। इसके राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर और मुख्यमंत्री है पी विजयन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ने मई 2025 में सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों को कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, है ना, कुल कितने लोगों को प्रदान किया है? कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र कुल कितने लोगों को मिला है 2025 में? तो ध्यान रखिएगा, इसमें ऑप्शन में दिया है 26 लोगों को, 39 लोगों को, 100 लोगों को या 103 लोगों को। तो कितने लोगों को मिला है? 39 लोगों को मिला है कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभी 22 मई 2025 को, है ना, के पहले चरण में वीरता का पुरस्कार प्रदान किया है। रक्षा अलंकरण समारोह राष्ट्रपति भवन में ही आयोजित किया गया था। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर भी है। अब किसको कितने पदक दिए गए हैं इसके बारे में देखते हैं। तो कीर्ति चक्र दिया गया है 6 लोगों को, उसमें कुछ मरणोपरांत है, कुछ लोगों को ऐसे दिया गया है, 6 लोगों को दिया गया है। जबकि शौर्य चक्र वहीं पे 33 लोगों को दिया गया है और जो क्या है 7 मरणोपरांत है। कीर्ति चक्र 6 लोगों को दिया गया है, 2 लोगों को ऐसे नॉर्मल सा दिया गया है और 4 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है। देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, है ना, 2 हैं, एक तो युद्धकालीन और दूसरा शांतिकालीन या शीतकालीन होगा, है ना। तो ये 2 पुरस्कार दिए जाते हैं। युद्धकालीन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार में कौन कौन से पुरस्कार आते हैं? ध्यान रखिएगा, कौन कौन सा आता है। एक तो आता है परमवीर चक्र, दूसरा महावीर चक्र, तीसरा वीर चक्र आता है। और शांतिकालीन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार में कौन कौन सा आता है? अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। तो ये शांतिकालीन या शांतिकाल वीरता पुरस्कार दिया गया है, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र दिया गया है। ठीक है, अन्य वीरता पुरस्कार में कौन कौन से आता है? जैसे सेना पदक हो गया आपका, नौसेना पदक हो गया, वायुसेना पदक हो गया, अशोक चक्र, है ना, ध्यान रखिएगा, अशोक चक्र, अशोक चक्र के बाद कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र भी दिया जाता है। भारत के दूसरे और तीसरे सबसे बड़े शीतकालीन वीरता पुरस्कार है। ध्यान रखिएगा, अशोक चक्र के बाद जो आपकी कीर्ति चक्र है और शौर्य चक्र है, ये भारत का दूसरा और तीसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार माना जाता है। अब किसको किसको जो है कीर्ति चक्र दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा, ये 2 लोग हैं, इनको जीवित हैं, इनको दिया गया है। एक तो मेजर मल्ला राम गोपाल नायडू, है ना, ये भारतीय सेना से हैं, और मेजर मंजीत, ये भी भारतीय सेना से हैं। ये 2 लोग जीवित हैं। बाकी इन चारों लोगों को मरणोपरांत दिया गया है। क्या दिया गया है? मरणोपरांत दिया गया है। किसको किसको मरणोपरांत दिया गया है? तो राइफलमैन रवि कुमार, ये भारतीय सेना से थे। कर्नल मनप्रीत सिंह, ये भी भारतीय सेना से हैं। पुलिस उपाधीक्षक हिमायू मुजरिशम भट्ट, ये जम्मू कश्मीर से थे, जम्मू कश्मीर की सेना से थे।
बाकी नायक दिलवर खान ये भी भारतीय सेना से थे। तो इन चारों लोगों को मरणोपरांत कीर्ति चक्र प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सेना ने मई 2025 में किस राज्य के तिस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में तिस्ता प्रहार अभ्यास का आयोजन किया है भी? तो वो कौन से राज्य का किया है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान। ठीक है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान। तो किसमें किया है ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में किया है। ठीक है, क्या कुछ विशेषताएं हैं इसकी? इस अभ्यास में कई अलग अलग इकाइयों ने भाग लिया है, जिसमें क्या है, पैदल सेना, मशीनीकृत पैदल सेना, तोपखाना, टैंक यूनिट, अर्ध विशेष बल और सेना की विमानन इकाई, इंजीनियरिंग और संचार, है ना, इकाई भी शामिल थी। तो ये सभी लोगों ने भाग लिया है। पैदल सेना ने लिया है, मशीनीकृत पैदल सेना, तोपखाना, टैंक, इसके अलावा विमानन इकाई, तो ये सभी लोगों ने इसमें शामिल हुए हैं और सभी लोग इसमें भाग लिए हैं। यह अभ्यास ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई तैयारियों और रणनीतियों को मजबूत बनाने के लिए या महत्वपूर्ण करने के लिहाजा से किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? मेन तिस्ता प्रहार अभ्यास में सामरिक अभ्यास, युद्ध कौशल का प्रदर्शन और अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने वाले युद्धाभ्यास शामिल थे, जिनका उद्देश्य बदलते युद्ध हालात में तेजी से और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देना था, और ऐसे ही दिया गया है प्रतिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? संघ लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन किससे बनाए गए हैं? संघ लोक सेवा आयोग का नया चेयरमैन अभी हाल ही में किससे बनाया गया है? कौन है वो? है ना, ऑप्शन ए है अजय कुमार, ऑप्शन बी है संजय सूद, अजय सूद, और ऑप्शन बी है विक्रम भट्ट, ऑप्शन सी है विक्रम मिश्री। तो किसे बनाया गया? ध्यान रखिएगा, ये बनाया गया है अजय कुमार जी को बनाया गया है, अजय कुमार जी को। तो जो महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है? राष्ट्रपति, केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद 13 मई 2025 को अजय कुमार जी को यूपीएससी का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। अजय कुमार क्या है? ये भारत के पूर्व रक्षा सचिव भी थे, है ना। क्या है? ये भारत के पूर्व रक्षा सचिव हैं। उन्होंने किसका स्थान लिया है? प्रतिसूदन का स्थान लिया है। ठीक है, अजय कुमार जी प्रतिसूदन की जगह लिए। इनका कार्यकाल 29 अप्रैल को अभी समाप्त हो चुका था या समाप्त हो गया। अजय कुमार दक्षिण भारत के केरल राज्य के रहने वाले हैं और केरल कैडर के एक 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। ये अगस्त 2019 से अक्टूबर 2022 तक देश के डिफेंस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है ना। यूपीएससी के अभी ये चेयरमैन बनाए गए हैं। भारत सरकार के संविधान द्वारा स्थापित यह एक संवैधानिक निकाय है जो भारत सरकार की सिविल सेवाओं में अधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित कराता है। कौन? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी की स्थापना की बात करें तो यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है ना। यूपीएससी में एक अध्यक्ष और अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है, या फिर 65 वर्ष की आयु होती है। जो पहले कंप्लीट हो जाती है उसी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश का नाम बताएं जिन्हें राष्ट्रपति ने 14 मई 2025 को शपथ दिलाई है। तो भारत के 52वें राष्ट्रपति कौन है? ठीक है, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस हेमंत गुप्ता, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। कौन है? जस्टिस बी.आर. गवई। कौन है? जस्टिस बी.आर. गवई। अभी ये भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ठीक है, बी.आर. गवई ये भारत में न्यायिक शक्ति के शिखर पर पहुंचने वाले गणतंत्र के इतिहास में पहले बौद्ध चीफ जस्टिस हैं। ध्यान रखिएगा, ये पहले दलित, दूसरे दलित और पहले बौद्ध
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार इस पद पर पहुंचने वाले दूसरे दलित, है ना, दूसरे दलित हैं कौन? जस्टिस बी आर गवई। और पहले कौन थे? केजी बालकृष्णन। इन्हें 2007 में मनाया गया था। किसे? केजी बालकृष्णन। केजी बालकृष्णन ये पहले दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। तो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन था? केजी बालकृष्णन। 2007 में बनाया गया था इन्हें। और जो जस्टिस गवई हैं, इन्हें 25 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में ये प्रमोट किए गए थे। और उससे पहले ये मुंबई हाई कोर्ट के जज रहे थे। कौन? जस्टिस बी आर गवई। देश के चीफ जस्टिस 52वें तो हमारे कौन है? जस्टिस बी आर गवई। 51वें कौन थे? जस्टिस संजीव खन्ना जी थे, जिनका कार्यकाल अभी कब खत्म हुआ है? 13 मई 2025 में। और 14 मई को इनका चुनाव कर दिया गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जस्टिस बी आर गवई किसका स्थान लेंगे? तो जस्टिस बी आर गवई जस्टिस संजीव खन्ना जी का स्थान लेंगे। उसके पहले 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ थे। 49वें जस्टिस यू यू ललित थे। और 48वें जस्टिस यू एन रमना थे। और 47वें जस्टिस अरविंद बोबड़े। और 46वें थे जस्टिस रंजन गोगोई। भारत के प्रथम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हरिलाल जे के कनिया थे, जिनको 1950 में बनाया गया था, है ना? कि कब बनाया गया था? 1950 में। संवैधानिक आधार पे अनुच्छेद 126 के अनुसार, ठीक है, सॉरी 124 एक के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना उसके मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। कौन सा? आर्टिकल 124 पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। और मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार थिएटर कमांड के नए कमांडर इन चीफ जून 2025 में किसे नियुक्त किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन है एयर मार्शल साजू बालकृष्णन, लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह, वाइस एडमिरल विशाल वर्मा, लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा। तो किसको नियुक्त किया गया है? हाँ, किसको नियुक्त किया गया है? ध्यान रखिएगा, ये नियुक्त किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा को। जो ये लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा है, इन्होंने स्थान किसका लिया है? बालकृष्णन का स्थान लिया है। संजू बालकृष्णन या संजू बालकृष्णन जो थे, इनका इन्होंने स्थान लिया है। क्या विशेष महत्वपूर्ण बातें हैं? तो ये वह अंडमान और निकोबार के 98वें कमांडर इन चीफ है, बने हैं। उन्होंने एयर मार्शल संजू या साजू बालकृष्णन का स्थान लिया है। देश में एकमात्र थिएटर कमांडर है ये, ठीक है, राणा जी। ये अभी देश में सिर्फ एक ट्राई सर्विस थिएटर कमांड है। ट्राई सर्विस में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का संयुक्त बल होता है, जिसका अध्यक्ष किसको? राणा जी को बनाया गया है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2001 में अंडमान निकोबार में की गई थी। थिएटर कमांड का सबसे सही उपयोग कब किया जाता है? युद्ध के दौरान। तो थिएटर कमांड का सबसे सही उपयोग युद्ध के दौरान तब होता है जब तीनों सेनाओं के बीच समन्वय होती है।
युद्ध के मौके पर तीनों सेनाओं के बीच एक तालमेल बनाए रखने के लिए कमांड बेहद उपयोगी होता है ना, जिसको लीडरशिप कहते हैं। वैसे देश में अभी तक तीनों सेनाओं के पास अलग अलग 17 कमांड है, थल सेना, वायुसेना और जल सेना। तो किसके किसके पास है? 7 जो है कमांड्स किसके पास है? थल सेना के पास है 7 कमांड, और 7 कमांड है वायुसेना के पास, जबकि 3 है नौसेना के पास। थल सेना, वायुसेना और नौसेना, इन तीनों के पास अपने अपने कमांड्स हैं, 17 कमांड्स हैं। 7 है थल सेना के पास और 7 वायुसेना के पास है और 3 नौसेना के पास है। इसके अलावा एक स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड है जो एटॉमिक हथियारों की सुरक्षा देता है और उसे संभालता है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? 2003 में की गई थी। किसकी? स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड की स्थापना कब की गई थी? 2003 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी ने फाइनल मैच में किस टीम को हराकर आईपीएल 2025 की ट्रॉफी जीती है? किसको हराया है? चेन्नई सुपर किंग्स को, मुंबई इंडियंस को, सनराइजर्स हैदराबाद को, पंजाब किंग्स को। तो ध्यान रखिएगा, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो है किसको हराया है? ये पंजाब किंग्स को हराया है। किसको हराया? पंजाब किंग्स को हराया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में अपना पहला टाइटल जीत लिया है। आरसीबी ने फाइनल में पंजाब किंग्स को हराकर 6 रनों से हराया था इन्होंने, और ये आईपीएल में जीता है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु रजत पाटीदार, अच्छा रजत पाटीदार जो है किसको हराए थे? पंजाब किंग्स के श्रेयस अय्यर को हराया था इन्होंने। और फाइनल मैच कहाँ पे आयोजित किया गया था? ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका फाइनल मैच कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, ठीक है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी एक बार ये 2005 में हरा चुका था, सॉरी 2025 में अभी जीता है। इसके अलावा भी चेन्नई सुपर किंग 5 बार आईपीएल जीता है। कब कब? 2010 में, 2011 में, 2018 में, 2021 में और 2023 में। मुंबई इंडियंस भी 5 बार जीत चुका है, 2013, 15, 17, 19 और 20 में। कोलकाता नाइट राइडर्स 3 बार जीता है, 2012 में एक बार जीता था, 2014 में, 2024 में। सनराइजर्स हैदराबाद ये एक बार जीता है 2016 में। बाकी राजस्थान रॉयल्स ये भी 2008 में एक बार जीते हैं। डेक्कन चार्जर्स ये एक बार जीते हैं 2009 में। गुजरात टाइटंस एक बार जीता है, कब? 2022 में। तो इस तरीके से इन लोगों ने अपने आईपीएल के बारे में जीता है। तो ये रहा कुछ करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आंसर। आप लोग पर डे बाय डे कंप्लीट करिए इस, और फिर हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।